फिल्म की शुरुआत मुख्य पात्र बेंजामिन से होती है, जो एक हैकर है और इंटरोगेशन रूम पूछताछ कक्ष में बैठा है। लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया, उसने खुद को सरेंडर किया। वह सीधा यूरो पुलिस अधिकारी के ऑफिस गया और कहा कि वह हैकर ग्रुप फ्रेंड्स और रूसी साइबर माफिया तक पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वह सिर्फ हन्ना से बात करेगा, जो साइबर क्राइम डिवीजन में विशेषज्ञ थी। जब हन्ना वहां पहुंचती है तो वह बिना समय गंवाए पूछती है, तुमने खुद को क्यों सरेंडर किया? तुमने खास तौर पर मेरा नाम क्यों लिया? तभी बेंजामिन अपनी कहानी शुरू करता है। बचपन में वह बहुत अकेला बच्चा था, उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह हमेशा सोचता था कि काश उसके पास कोई सुपर पावर होती जिससे वह हीरो बन पाता। उसकी जिंदगी किसी कॉमिक बुक जैसी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वह चाहता था। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी दादी ने ही उसे पाला। दादी के पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसके पिता के पिता दादा, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ईस्टर्न फ्रंट पर मारे गए थे। उनकी कुछ इस्तेमाल की हुई सोवियत गोलियां। हन्ना उसे बीच में रोक देती है। वह प्रभावित नहीं होती और हन्ना कोई दुख भरी कहानी सुनने नहीं आई, उसे सिर्फ सच चाहिए। बेंजामिन मुस्कुराता है और एक छोटा सा जादू का ट्रिक दिखाता है। वह संकेत देता है कि हर छोटी चीज मायने रखती है। फिर वह समझाता है, हैकर और जादूगर एक जैसे होते हैं, दोनों ही धोखे पर निर्भर करते हैं। 14 साल की उम्र में उसने प्रोग्रामिंग सीखी और जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वह चीजें बनाने में नहीं बल्कि उन्हें तोड़ने में माहिर है। हैकिंग उसकी सुपर पावर बन गई। इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में, जिसे वह एक मेट्रो ट्रेन की तरह देखता है जहां हर कोई नकाब पहने होता है, बेंजामिन को OMI के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक हैकर उससे भी बड़ा है, मिस्टर एक्स। वह हैकिंग की दुनिया का लेजेंड है, सबसे बेहतरीन। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक गाइड जो सिखाती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टिमुलेंट दवा आर्लिन कैसे खरीदी जाए। मिस्टर एक्स की 3 गोल्डन रूल्स हैं। कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं होता। हमेशा असंभव को हासिल करने की कोशिश करो, मजे करो, ऑनलाइन भी और असली जिंदगी में भी। बेंजामिन के लिए सबसे मुश्किल नियम वही था, असली जिंदगी में मजे करना। बेंजामिन को सालों से अपनी पुरानी क्लासमेट मारी पर क्रश था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की कि वह उससे अपने दिल की बात कहे। फिर एक दिन किस्मत उसे मौका देती है। वह यूनिवर्सिटी में मारी से टकरा जाता है। इसे किस्मत का इशारा मानकर वह उसे इम्प्रेस करने का ठान लेता है। वह यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हैक करके एग्जाम के जवाब चुराने की योजना बनाता है। शायद तब मारी उसे नोटिस करे। चोरी किए गए मास्टर कीज के साथ वह चुपचाप सर्वर रूम में घुस जाता है। सब कुछ आसानी से होना चाहिए था, लेकिन तकदीर उसके साथ नहीं थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। यह उसका पहला अपराध था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया। सजा के तौर पर उसे सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी। अब नेटवर्क हैक करने की बजाय वह सड़कों पर कूड़ा उठाने के लिए मजबूर था। गुस्से और चुराई हुई दवा आर्लाइन के नशे में शायद तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि असली जिंदगी में रिसाइकल बिन खाली करना क्या होता है। एक दिन जब वह ब्रेक में सिगरेट पी रहा था, वह मैक्स से मिलता है। मैक्स बेहद कॉन्फिडेंट और आकर्षक इंसान था। वह बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहता, बल्कि सीधा बोलता है। जिंदगी नाइंसाफी नहीं करती। मैक्स बिना किसी लाख लपेट के कहता है, तू बस एक लूजर है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेंजामिन उससे खुलकर बात करने लगा। उसने मान लिया कि उसने यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक किया था। मैक्स के तेज और सटीक सवालों से साफ था कि वह भी इस दुनिया को अच्छे से समझता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग तरह की इज्जत और समझ बनने लगी। इसी के साथ बेंजामिन को एक पार्टी का इन्विटेशन मिल गया। हैकिंग का तीसरा नियम, ऑनलाइन और असली जिंदगी दोनों में मजे करो। यही सोचकर बेंजामिन पार्टी में जाने का फैसला करता है। पार्टी में क्या हो रहा था? नशे में धुत स्टूडेंट्स, चमकती लाइट्स, हर तरफ अजीब सा धुआं और शोर। लेकिन यह दुनिया उसकी नहीं थी। उसे लगा कि वह यहाँ फिट नहीं बैठता। फिर सब बदल गया जब मैक्स उसे ऊपर ले गया और 2 और हैकर्स से मिलवाया। स्टीफन एक शानदार प्रोग्रामर, पॉल एक इंजीनियर। अब वे एक टीम बन गए, लेकिन टीम में एक अहम चीज की कमी थी, एक बेहतरीन कोडिंग एक्सपर्ट। यहीं पर बेंजामिन आया काम अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। बेंजामिन ने पूरे शहर की बिजली बंद कर दी। पूरा जिला अंधेरे में डूब गया। पार्टी अचानक अराजकता में बदल गई और फिर पुलिस आ गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरी टीम वहां से भाग निकली। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। भागते भागते बेंजामिन मैक्स के घर पहुंचता है। इसी अराजकता, केओस के बीच उसकी मुलाकात मारी से हो जाती है। मारी उसे देखती है, उसकी आंखों में पहचान की चमक आ जाती है। वे स्कूल में साथ थे, लेकिन कुछ और बात होती उससे पहले ही सब इधर उधर भाग जाते हैं। अगली बार जब बेंजामिन और मैक्स मिलते हैं, मैक्स उसे हैकिंग का एक नया पहलू दिखाता है, सोशल इंजीनियरिंग। वह एक कैफे में जाता है, कूड़ेदान में पड़ा एक पुराना रिसीप्ट उठाता है और पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए काउंटर पर जाकर शिकायत करता है। नतीजा, उसे 2 मुफ्त डोनट्स मिल जाते हैं। वह उनमें से एक डोनट बाहर बैठे एक गरीब आदमी को दे देता,
है बेंजामिन को एहसास होता है हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, ये दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कला है। ये डोनट्स के बारे में नहीं था, ये साबित करने की बात थी लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, बस ये जानना जरूरी है कि कैसे। अब अगला मिशन, टीम एक वैन चुराती है और सीधे एक नियो नाजी गैदरिंग की तरफ बढ़ती है। लेकिन यह खतरनाक मिशन था, इसलिए सिर्फ स्टीफन और बेंजामिन अंदर जाते, कोई और इस आत्मघाती मिशन के लिए तैयार नहीं था। एक नकली इनविटेशन, बेहद आत्मविश्वास, बस इन्हीं दो चीजों के सहारे वे भीतर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। बेंजामिन धीरे धीरे स्टेज के लैपटॉप तक पहुंचता है, स्टीफन ऊपर चढ़कर एक छोटा प्रोजेक्टर सेट करता है। टीम के बाकी लोग वैन में इंतजार कर रहे होते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। अचानक स्क्रीन पर एक पैरोडी वीडियो, मजाक उड़ाने वाला वीडियो चलने लगता है। हिटलर का मजाक उड़ाने वाला वीडियो पूरी भीड़ को पागल कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुस्से में तिलमिलाए नाजी लोग ये ढूंढने लगते हैं कि यह किया किसने। जैसे ही वे वैन की तरफ बढ़ते हैं, टीम पहले ही वहां से गायब हो चुकी होती है। पहला मिशन पूरी तरह से सफल। अब इंट्रोगेशन रूम में वापस हन्ना को अब भी बेंजामिन की कहानी पर शक है। बेंजामिन आगे झुकता है, मुस्कुराता है और एक बड़ा खुलासा करता है। वह हन्ना का इंश्योरेंस नंबर, उसकी पर्सनल हिस्ट्री और यहाँ तक कि कुछ बेहद संवेदनशील मेडिकल डिटेल्स बताने लगता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह यह साबित कर रहा था कि उसने यह सब हन्ना के कंप्यूटर से चुरा लिया था। दूसरी तरफ बेंजामिन का घर अब क्ले का हेडक्वार्टर बन चुका था। पहली बड़ी सफलता के बाद टीम ने खुद को एक नाम दिया, क्ले। इसका मतलब उनका मकसद हैकिंग पैसे या ताकत के लिए नहीं है, ये मस्ती, अराजकता और यह साबित करने के लिए है कि कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं है। अगली शरारत, एक ऊंची बिल्डिंग की छत से उन्होंने फाइनेंशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क को टैप किया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर दिया और चार्ट में एक अश्लील, ऑब्सीन हाथ का इशारा दिखा दिया। ये बिल्कुल बेतुका, पागलपन और बेवजह था, लेकिन कामयाब रहा। अब हर नई हैक के साथ वे और बड़ा रिस्क लेने लगे। कंपनी दर कंपनी को हैक कर उनके साथ मजाक करने लगे। उनके प्रैंक वीडियो वायरल होने लगे। इंटरनेट पर उनका जोकर मास्क, क्लाउन मास्क लोगो छा गया। न्यूज चैनल्स उनकी खबरें चलाने लगे। CLIU अब एक फिनोमिनॉन बन चुका था। लेकिन मैक्स के लिए यह काफी नहीं था। वह सिर्फ इंटरनेट पर एक मजाक नहीं बनना चाहता था, वह रिस्पेक्ट चाहता था। वह चाहता था कि मिस्टर एक्स उन्हें पहचाने, लेकिन मिस्टर एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बीच एजेंट हन्ना बैंक हैक की जांच में गहराई से जुड़ी हुई है। संदिग्धों का एक समूह है जिसे फ्रेंड्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका संबंध रूसी साइबर माफिया से है, वही संगठन जो जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हेरफेर करेगा। तभी अचानक मिस्टर एक्स क्ले से संपर्क करता है। वह उसे एक गोपनीय यूरोपोल रिपोर्ट भेजता है, हन्ना की जांच से जुड़ी हुई। इस दस्तावेज में क्ले और उसके दोस्तों को सिर्फ मजाक या शरारती बताया गया है, कोई असली साइबर खतरा नहीं। और अपनी बात साबित करने के लिए मिस्टर एक्स उन्हें खड़खड़ाने वाले बच्चों के खिलौने भेजता है, जैसे यह दिखाने के लिए कि वे सिर्फ बच्चे हैं, बड़ों की दुनिया में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स के लिए यह क्ले के लिए एक बड़ा अपमान था। खुद को साबित करने के लिए ग्रुप अपनी सबसे बड़ी चाल की योजना बनाता है, एक नामुमकिन हैक जो क्ले को डार्क नेट की दुनिया में टॉप पर पहुंचा देगा। उनका निशाना खुफिया एजेंसी का सर्वर। ये कोई मजाक नहीं था। वे एक दस्तावेज प्रोसेसिंग सेंटर में घुस जाते हैं, किसी सुराग की तलाश में जो उन्हें अंदर जाने में मदद कर सके। वहां उन्हें एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिस पर पूरी सफाई टीम के हस्ताक्षर होते हैं। यही उनके लिए परफेक्ट प्लान बन जाता है। इसी का इस्तेमाल कर वे एक फिशिंग ईमेल तैयार करते हैं। सफाई कर्मचारियों के मैनेजर को शक भी नहीं होता और वह गलती से खतरनाक लिंक पर क्लिक कर देता है, जिससे क्ले को सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। फर्जी पहचान पत्र, भेष बदलना और थोड़ी सी होशियारी, इतना सब करने के बाद ग्रुप सीधे एजेंसी के दरवाजों से अंदर चला जाता है, सफाई कर्मचारियों के रूप में। यह उनके अब तक के सबसे जटिल और खतरनाक हैक में से एक था। हर कदम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही बेन एजेंसी के सिस्टम से जुड़ता है, बेन झिझकता है, फिर एक फौरन फैसला लेता है। वह योजना से आगे बढ़ जाता है। मजाक छोड़ने की बजाय वह गुप्त जानकारी डाउनलोड कर लेता है। कुछ घंटे बाद क्ले नाइट क्लब में जश्न मना रहा होता है। बेन फिर से मैरी से मिलता है, लेकिन खुशी का पल टूट जाता है जब वह उसे मैक्स को चूमते हुए देखता है। धोखा और शर्मिंदगी महसूस कर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। गुस्से से भरा हुआ वह सोच से भी आगे चला जाता है। वह मिस्टर एक्स से संपर्क करता है और चोरी की गई जानकारी सौंप देता है। अब मैक्स नहीं बल्कि बेन मिस्टर एक्स की नजरों में खास बन जाता है। यूरोप में हन्ना को इमरजेंसी रिपोर्ट मिलती है, खुफिया एजेंसी के सर्वर पर हमला हुआ। इस बार हमले से जुड़ा नाम बदल चुका था, क्ले। वही ग्रुप जिसे हन्ना ने कभी
बेहद मामूली समझा था। बाद में हन्ना एक हैकर की लाश की जांच करती है। वह फ्रेंड्स ग्रुप का सदस्य था जिसे संभावित रूप से रूसी साइबर माफिया ने मार दिया था। अगली सुबह बेन के साथी गुस्से में उसके घर में घुसते हैं। बहस तेज होती है, फिर मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसी बीच पॉल एक खबर देखता है। जिस हैकर की हत्या हुई वह असल में पुलिस का मुखबिर था। वह फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर एक जासूस था, एक ट्रोजन हॉर्स। फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा। मीडिया रिपोर्ट करती है कि क्ले ने गोपनीय जानकारी चुराई। अब टीम बेन के खिलाफ हो जाती है। योजना बस एक मजाकिया संदेश छोड़ने की थी, कोई चोरी, कोई जोखिम नहीं। लेकिन बेन सच कबूल करता है, उसने फाइलें मिस्टर एक्स को भेज दी। अब सब समझ आ जाता है, मिस्टर एक्स ही फ्रेंड्स का आखिरी बचा हुआ सदस्य था और उसने मुखबिर को खुद ही मार दिया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। क्ले एक बड़ा फैसला लेता है, मिस्टर एक्स को ढूंढकर पुलिस को सौंपना। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो शायद अपनी साख बचा सकें। वे पब्लिक लाइब्रेरी से लॉग इन करते हैं। हन्ना की टीम उनकी हर हरकत पर नजर रख रही होती है। उसी वक्त मिस्टर एक्स बेन को एक प्राइवेट चैट में बुलाता है, उसे एक रहस्यमयी फाइल भेजता है। जैसे ही बेन फाइल डाउनलोड करता है, पुलिस अंदर घुस आती है। हैकर्स भागते हैं। बेन किसी तरह फ्लैश ड्राइव पकड़कर बच निकलता है। हन्ना एक संदिग्ध को देखती है जो जोकर के मास्क में छिपा है। वह पीछा करती है, लेकिन वह शरारती लड़के की तरह टेबल के नीचे कूदकर बच निकलता है। मिशन फेल हो जाता है और इस हार के साथ हन्ना केस खो देती है। हन्ना को केस से हटा दिया जाता है। इस बीच बेन से पूछताछ होती है। वह कबूल करता है कि मिस्टर एक्स यूरोपोल के सर्वर में ट्रोजन वायरस डालना चाहता था, लेकिन क्ले का अपना एक प्लान था, उल्टा मिस्टर एक्स के सिस्टम को ही संक्रमित करना। पहला कदम, यूरोपोल में घुसकर अपने सारे निशान मिटाना। वे बेन का घर जला देते हैं और सीधे यूरोपोल के मुख्यालय पहुंचते हैं। पर अंदर घुसना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित होता है। हर योजना फेल होती जाती है। फिर संयोग से बेन को एक विजिटर पास मिल जाता है। वह एक भुलक्कड़ मेहमान का नाटक करता है जो अपना बटुआ खो चुका है। वह चुपके से अंदर घुस जाता है और सिग्नल इंटरसेप्टर में एक ट्रैकर लगाता है। सफलता, वे यूरोपोल के सर्वर तक पहुंच जाते हैं और मिस्टर एक्स को कनेक्शन पास कर देते हैं। लेकिन मिस्टर एक्स चालाकी से जाल भांप लेता है। फंसने की बजाय वह खेल पलट देता है। बेन की असली पहचान, उसका पता और फोटो ऑनलाइन लीक कर देता है और फिर तुरंत एक हिटमैन को भेजा जाता है जो दिखने में ट्रंप जैसा ताकतवर है। चुनावी सुरक्षा एजेंसियां अब बेन का पीछा करने लगती हैं। बेन किसी तरह बच निकलता है, लेकिन जब वह अपने होटल लौटता है तो पाता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं। पूछताछ के दौरान बेन टेबल पर 3 गोली के खोल रखता है। 3 गोलियां, 3 दोस्त। फिर वह हन्ना को एक सौदा पेश करता है, विटनेस प्रोटेक्शन, गवाह सुरक्षा के बदले। वह क्ले और मिस्टर एक्स को सौंपने के लिए तैयार है। इस बीच डार्क नेट में अफवाहें फैलने लगती हैं। मिस्टर एक्स ने अपने ही साथियों को धोखा दिया और फ्रेंड्स को पुलिस के हवाले कर दिया। मिस्टर एक्स हैरान रह जाता है। वह अज्ञात फोरम्स खंगालता है, ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या। और फिर डिजिटल अराजकता के बीच उसका ही क्लोन प्रकट होता है। कोई उसकी पहचान चुरा चुका था, उसी अकाउंट का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। नकली मिस्टर एक्स जैसे ही अपना मास्क हटाता है, कोई और नहीं बल्कि बेन खुद होता है। उसने अपने आदर्श मिस्टर एक्स को मात दे दी, उसकी सच्ची पहचान उजागर कर दी। वह बस एक दुबला पतला अमेरिकी किशोर था जो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर सका। कुछ ही सेकंड बाद FBI अंदर घुसती है और मिस्टर एक्स को गिरफ्तार कर लेती है। हन्ना बेन को बताती है कि वह जल्द ही आजाद होगा, एक नया नाम, एक नई जिंदगी। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी लेकर निकलती है, उसके मन में शक पैदा होने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। वह बेन के जलाए हुए घर को फिर से देखने जाती, वह अब भी पूरी तरह सही सलामत खड़ा है। फिर वह मैरी से पूछताछ करती है, लेकिन मैरी कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। हन्ना का शक और गहरा हो जाता है। जब वह बेन के परिवार के डॉक्टर से मिलती है तो असली सच सामने आता है। बेन की मां पहचान से जुड़ा मानसिक रोग से पीड़ित थी और यह बीमारी आनुवंशिक हेरिडिटरी थी। हालत और भी खराब थी। बेन जो दवा लेता था वह इस बीमारी के लक्षण और बढ़ा सकती थी। जब हन्ना बेन की दादी से मिलने जाती है तो उसे अपनी शंका की पुष्टि मिल जाती है। टेबल पर रखी गोलियों के खोल उसके मारे गए दोस्तों की नहीं थी। वे सोवियत संघ की पुरानी गोलियां थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की थीं। बेन के साथी कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, वे सिर्फ उसके दिमाग की उपज थे। उसने अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज बनाए थे जो या तो उसकी असलियत का हिस्सा थे या फिर जो वह बनना चाहता था। हर हैक, हर सेंध, हर ऑन ऑपरेशन, सब कुछ बेन ने अकेले किया था। उसकी मानसिक स्थिति उसे गवाह सुरक्षा, विटनेस प्रोटेक्शन के लिए अयोग्य बना देती है। अब हन्ना उसे मुकदमे में ले जाने की तैयारी करती है। रास्ते में बेन हन्ना से माफी मांगता है कि उसने उसके कंप्यूटर को हैक किया था। उसी पल हन्ना एक बड़ा फैसला लेती है। वह बेन को आखिरी मौका देती है, एक आखिरी हैक। अगर वह यूरोपोल के सर्वर में घुसकर अपनी पहचान मिटा सकता है
तो वह आजाद हो सकता है। जैसे ही वह उसे जाते हुए देखती है, वह एक आखिरी सवाल पूछती है। बेन हल्के से मुस्कुराता और कहता है, लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। और बस यूं ही वह दुनिया में गायब हो जाता है। लेकिन हन्ना के चेहरे पर एक पल के लिए संदेह की झलक दिखती है। अंतिम सीन में बदला हुआ बेन एक जहाज के डेक पर खड़ा होता है। सामने अनंत तक फैला समुद्र, पीछे से कदमों की आहट आती है। पहले मैरी, फिर मैक्स और क्ले के बाकी सदस्य। सच्चाई सामने आती है। पूरा पहचान विकार DIDN वाला किस्सा बस एक चाल थी, एक बेहतरीन धोखा, एकदम सही जाल जिसका मकसद था एजेंट हन्ना को गुमराह करना, ताकि वह उसे सर्वर तक पहुंचने का मौका दे, ताकि वह अपनी पुरानी पहचान मिटा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह धमाकेदार मूवी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर